नमस्कार दोस्तों। आज है 22 दिसंबर और जो आज के करंट अफेयर टॉपिक हैं मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए, तो एक बार को आप यहाँ पे देख सकते हो। सो बिफोर स्टार्टिंग आवर चैप्टर और आवर लेक्चर, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ताकि जितने भी चैप्टर्स या टॉपिक्स जो हम डिस्कस यहाँ पे करेंगे वो आपके मेंस और प्रीलिम्स से रिलेटेड है। तो उनसे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, तो इसलिए इसके एंड तक बने रहिएगा। सो अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम डीप फेक टेक्नोलॉजी के बारे में। रिसेंटली जो साइबर स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चाइना है, ठीक है, जो कंट्री का वाचडॉग है, मतलब साइबर स्पेस के जितने भी इश्यूज होते हैं, जो भी मामले होते हैं, उनको यही वाला डिपार्टमेंट देखता है चाइना का। तो उन्होंने कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, नई रेगुलेशन लेके आए हैं, जिससे कि ये डीप फेक टेक्नोलॉजी को रोक सके। इसके अंदर क्या होता है ना, ये इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है कि इसके अंदर ये अपने आप में डीप लर्निंग से काम करती है और ऑगमेंटेड रियलिटी के बेस पे काम करती है, मतलब एआई पे बात करती है, काम करती है। ये खुद से अपने टेक्स्ट को जनरेट कर सकती है, इमेजेस को जनरेट कर सकती है, और इवन जो आपकी आवाज़ है उसको किसी और इंसान की फ़ोटो पे लगा के, मतलब उसको एक वीडियो के रूप में भी बना सकती है, एक वर्चुअल सीन भी बना सकती है, क्रिएट कर सकती है। ऊपर से सबसे जो बड़ी बात है, ये आपकी फेस किसी भी और दूसरे इंसान के फेस पे आपका फेस को अटैच कर सकती है और उसकी पूरी एक वीडियो की तरह आपके सामने ला के रख सकती है। तो इस वजह से इस टेक्नोलॉजी का आज के दिन सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसका गलत वे से यूज़ किया जाता है। और सबसे पहले जो ये वर्ड है डीप फेक, ये ओरिजिनेट हुआ था 2017 के अंदर, जब एक अनजान अनजान आदमी ने रेडिट के ऊपर खुद को डीप फेक नाम से इंट्रोड्यूस किया था। तो उस यूज़र ने क्या किया, गूगल का जो ओपन सोर्स है उसका यूज़ करके डीप लर्निंग से वहाँ पे कुछ पोस्ट लाइक पोर्नोग्राफिक वीडियोस वहाँ पे पोस्ट करने लग गया था। और इसका सबसे ज़्यादा यूज़ क्या होता है, डीप फेक टेक्नोलॉजी इज़ अ मेथड फॉर मैनिपुलेटिंग वीडियोस। वीडियोस को मैनिपुलेट किया जाता है, मतलब उनको चेंज किया जाता है, उनके अंदर कुछ फेर बदलाव किए जाते हैं, उनकी इमेजेस को चेंज किया जाता है, इवन ऑडियो को भी यूटिलाइज़ किया जाता है कंप्यूटर और डीप लर्निंग की हेल्प से। ये जनरेट करता है, आपने देखा होगा फेक न्यूज़ फैलाने के अंदर कई जगह वीडियोस आती हैं जो कि रियलिटी में रियल नहीं होती हैं, ठीक है, उनको बनाया जाता है। और वो किसकी वजह से बनाया जाता है, वो बनाया जाता है डीप फेक टेक्नोलॉजी के बाद से। आप देखोगे ना उनको, आपको लगेगा कि हाँ भाई ये तो रियल है, लेकिन वैसा कुछ होता नहीं है। तो इस तरह से इसका यूज़ होता है मोस्टली स्कैम करने में, होक्सीज और सेलिब्रिटी पोर्नोग्राफी को भी ये बढ़ावा देती है। किसी भी सेलिब्रेट का एक पोर्नोग्राफिक वीडियोस के अंदर उनके फेस को चेंज कर देते हैं, और इलेक्शन के अंदर भी मैनिपुलेट करने के लिए लोगों को, मतलब फेक न्यूज़ फैलाने के लिए कि कोई मिनिस्टर पैसे बांट रहा है तो उसकी फ़ोटो कहीं पे भी चिपका दी, मतलब जिसको बदनाम करना हो, इस टेक्नोलॉजी की वजह से वो इंसान को बदनाम कर सकते हैं। ऊपर से इस टेक्नोलॉजी का काफ़ी पहले भी यूज़ हुआ है, मतलब जो जो बड़ी पर्सनैलिटीज़ हैं उनको बदनाम करने के लिए, लाइक यूएस के जो प्रेसिडेंट थे बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इनको भी इस टेक्नोलॉजी के थ्रू, मतलब इनकी जो छवि उनको ख़राब करने की काफ़ी कोशिश की गई थी। अब बात करते हैं कौन कौन सी कंट्रीज़ ने इससे कॉम्बैट करने के लिए क्या कुछ अपनाया हुआ है। तो यूरोपियन यूनियन ने जो अपना कोड ऑफ प्रैक्टिस इसको अपडेट किया है, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन डीप फेक के थ्रू फैलाई ना जा सके। इन्होंने गूगल, मेटा और ट्विटर जैसी कंपनियों को भी आदेश दिए हैं कि इस तरह के अकाउंट, फेक अकाउंट्स के ऊपर आप कार्रवाई कीजिए और उनको ख़त्म कीजिए। और यूएस में भी ऐसा ही एक डीप फेक टास्क फोर्स बनाई गई है जो इस तरह की इश्यूज़ को देखती है। इंडिया के अंदर ऐसा कोई लीगल रूल तो नहीं है जो डीप फेक टेक्नोलॉजी के बेस पे काम करता हो। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, वो है ब्लैक कार्बन। ठीक है, ब्लैक कार्बन यहाँ पे आप देख सकते हो, ये कोई आइस का टुकड़ा है ना। इसके ऊपर ये ब्लैक कलर का जो ये दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा कार्बन है, ब्लैक कलर का। तो इस वजह से इसको ब्लैक कार्बन भी बोला जाता है। रिसेंटली लोकसभा के अंदर जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इन्होंने आउटलाइन किया वेरियस मेजर्स को, जिससे कार्बन, ब्लैक कार्बन को काउंटर किया जा सके, उसको रोका जा सके। इसरो की जियोस्फेयर और बायोस्फेयर जो प्रोग्राम है, ठीक है, वो ऑपरेट करता है एरोसोल्स को ऑब्जर्व करने के लिए, जिसके अंदर सबसे फ़िलहाल अभी ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है किस पे, ब्लैक कार्बन पे। और ऐसा क्यों,
क्योंकि ये है ना काफ़ी डैमेज पहुंचाता है। ठीक है, ब्लैक कार्बन काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। वैसे तो ब्लैक कार्बन शॉर्ट लिव्ड है, मतलब ज़्यादा समय तक रहता नहीं है इन्वायरमेंट में, लेकिन फिर भी सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में। अनलाइक अदर ग्रीन हाउस गैसेज emission, black carbon is quickly washed out and can be eliminated from the atmosphere if the emission stops. तो यहाँ पे क्या कहा गया है, जैसे दूसरी ग्रीन हाउसेज गैसेज हैं, ठीक है, जिसकी वजह से एमिशन बढ़ते जा रहे हैं, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, वैसे ही ब्लैक कार्बन भी है। लेकिन इसकी एक ये खासियत है कि अगर एमिशंस को रोक दिया जाए तो उसी टाइम ये ख़त्म भी हो जाता है, मतलब 1 से 2 हफ्ते तक की इसकी लाइफ होती है, उसके बाद में ये बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। इसकी वजह से जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी ख़तरनाक पड़ता है ना। ये ख़तरनाक तो उतना ही है, इसमें कोई वो नहीं है, दो राय नहीं है कि इसकी वजह से हमको इश्यूज़ नहीं होते हैं। ब्लैक कलर होने की वजह से जो भी सोलर एनर्जी है या सनलाइट है उसको ये एब्जॉर्व करता है। आपको पता होगा ब्लैक कलर कलर काला रंग है ना, अगर हम कपड़ों पे भी यूज़ करते हैं, ब्लैक कलर के कपड़े पहनते हैं तो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्व करते हैं, ज़्यादा गर्मी लगती है उनमें। तो वही काम ये करता है। अभी ये आइस पे जमा हुआ था यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे जितनी भी सनलाइट पड़ेगी उसको ये जो वाइट पार्ट है ना उससे ज़्यादा सोखेगा। और वाइट पार्ट क्या करता है, वाइट पार्ट करता है रिफ्लेक्ट, है ना। तो ये रिफ्लेक्ट करने की जो इसकी टेंडेंसी है उसको भी ख़त्म कर देगा और उस वजह से ये जल्दी पिघलेगा लेगा। तो ये भी एक इशू है। मतलब जो एल्बिडो की जो प्रक्रिया है ना, रिड्यूसिंग देयर एल्बिडो, एल्बिडो क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग पावर ऑफ ए सरफेस, तो उस कंडीशन को भी ये एक तरह से ख़त्म कर देता है और स्नो वार्मिंग भी बढ़ा देता है, जिससे क्या है ना, स्नो जल्दी जल्दी मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। अभी इन्हीं चीज़ों से बचने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने भी कुछ स्कीम्स चलाई हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, जहाँ पे घरों में सिलेंडर वगैरह बांटे गए थे कि एलपीजी का आप यूज़ कीजिए, क्लीन एनर्जी यूज़ कीजिए। अब यहाँ पे देखो, इजी वे में समझाते हैं कि जो हाउस होल्ड एनर्जी है ना उससे कितना ब्लैक कार्बन निकलता है, 51%, ट्रांसपोर्ट से 26%, एग्रीकल्चर से 8%, और इंडस्ट्री से 5, वेस्ट से 5%, फॉसिल फ्यूल से 3% और लार्ज स्केल कंबस्शन से 2% ब्लैक कार्बन एटमॉस्फेयर में आता है। इसके इम्पेक्ट क्या क्या हो जाते हैं, इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। सबसे हेल्थ के बारे में देखें तो यहाँ पे 7 मिलियन पोल्यूशन से रिलेटेड डेथ होती है हर एक साल, करीबन 70 लाख लोग मरते हैं पोल्यूशन की वजह से, जिसमें से 29% जो हार्ट की डिजीज़ होती हैं और 24% ये भी स्ट्रोक लगना, ठीक है, और जो 25% लंग डिजीज़ और लंग कैंसर 43%। क्लाइमेट की बात करें तो सीधी सी बात, ब्लैक ब्लैक कलर का है तो ज़्यादा सनलाइट को एब्जॉर्व करेगा, उससे क्या है, जो एटमॉस्फेयर की जो हीट को रिफ्लेक्ट करने की टेंडेंसी होती है वो ख़त्म हो जाएगी और धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अब लाइफ टाइम इन द एटमॉस्फेयर, अभी देखिए इसका लाइफ स्पैन कितना है, केवल और केवल 2 वीक, 7 हफ्तों तक ही, सॉरी ये 14 दिन तक ही रहता है, मतलब 2 हफ्तों तक ही रहता है। वेदर की बात करें तो जितने भी क्लाउड्स हैं उनको फॉर्म नहीं होने देता, है ना, और वो फॉर्म नहीं होंगे तो वहाँ का जो वातावरण है उस एरिया का, वो उस पर इम्पेक्ट होगा, और वो इम्पेक्ट होते ही जितने भी जीव जंतु उस एरिया के अंदर रहते हैं सीधा उनकी लाइफ पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। एग्रीकल्चर की बात करें तो ये जितने भी पेड़ पौधे हैं, देखो इन पे ब्लैक कलर के ये जो भी पार्ट लगे हुए हैं ना, ये है ब्लैक कार्बन, इन पे जम गया है। अब जम गया है तो ये ज़्यादा सनलाइट को अपने अंदर खींचेंगे, ठीक है, उससे क्या होगा, इस प्लांट का इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, मतलब इसमें से जो पानी के कण है ना वो ज़्यादा इवेपोरेट होंगे और ये जल्दी सूखने लग जाएगा। इससे जो प्लांट की हेल्थ है वो भी ख़राब होगी और जो ये इसकी प्रोडक्टिविटी थी वो भी ख़राब हो जाएगी। स्नो और आइस की बात करें तो ठीक है, ब्लैक कलर जमने की वजह से, ये कार्बन जमने की वजह से आइस पे टेम्परेचर बढ़ेगा, ज़्यादा गर्मी को सोखेगी और जल्दी मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस वजह से इसके काफ़ी भयानक नुकसान है हमारे पे। अब गवर्नमेंट की स्कीम्स की हम बात कर रहे थे, तो गवर्नमेंट ने BS6 नॉर्म्स के इंजन भी लेके आई और ऊपर से इंट्रोड्यूस किए क्लीनर फ्यूल्स लाइक CNG, PNG और LPG और इथेनॉल हो गया। फिर एक और प्रोग्राम लेके आई गवर्नमेंट, जिसको क्या बोला गया था, SATAT स्कीम। इसके अंदर क्या था कि एक ये नया इनिशिएटिव था जिसमें सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ किया जाएगा। इसके अंदर 5,000 कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स लगाए जाएंगे, है ना। फिर बात करते हैं क्रॉप रेजिड्यू की। आपने देखा होगा जो पराली वगैरह जलाते हैं उनसे जो ब्लैक कलर का वो निकलता है ना धुआं धुआं,
उसके अंदर भी पूरा कार्बन रहता है, तो उसको भी गवर्नमेंट ने कम करने के लिए काफ़ी स्कीम्स लेके आई हुई थी। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम भी गवर्नमेंट के द्वारा चलाया रखा है। और ऊपर से दिल्ली जैसी सिटीज़ के लिए, बड़ी बड़ी मेजर सिटीज़ के लिए सिटी स्पेसिफिक क्लीन एयर एक्शन प्लान्स गवर्नमेंट ने लागू कर रखे हैं। और जो लास्ट स्कीम है वो है फेम स्कीम। फेम के अंदर क्या था, फास्टर एडोप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अभी ये फेज़ 2 की स्कीम है जो कि फ़िलहाल लागू की हुई है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर पीस का डेवलपमेंट होना। ठीक है, रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट हैज़ रिपोर्टेड दैट देयर हैज़ बीन 80% डिक्लाइन इन द सिविलियन डेथ एंड 6,000 मिलिटेंट हैव सरेंडर्ड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया सिंस 2014। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कह रही है ना, कि गवर्नमेंट के डेटा और उनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो पहले जितनी डेथ होती थी उनमें करीबन करीबन 80% की गिरावट आई है नॉर्थ ईस्ट एरिया के अंदर। और 6,000 जो मिलिटेंट थे, है ना, जो गवर्नमेंट के अपोजिशन में काम कर रहे थे, उधर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो होती थी उनकी वजह से, उन्होंने भी 6,000 लोगों ने सरेंडर कर दिया 2014 से अब तक की बात करें तो। अभी इसके अंदर क्या क्या की डेवलपमेंट हुई थी जिसकी वजह से इन लोगों ने सरेंडर किया है। पहला तो कुछ एग्रीमेंट्स, जिसमें असम मेघालय इंटर स्टेट बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें असम को भी 18.5 स्क्वायर किलोमीटर एरिया मिल गया था और मेघालय को भी लगभग इतना ही एरिया मिल गया था, क्योंकि इन दोनों के बीच में करीबन 36 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कुछ था, उसके अंदर डिस्प्यूट चल रहा था, तो उनको दोनों में हाफ हाफ डिवाइड कर दिया गया था। अब बात करते हैं कार्बी आंगलोंग एग्रीमेंट। ये 2021 में हुआ था। इसके अंदर 3 पार्टियाँ थी, 3 ट्राई पार्टिट एग्रीमेंट हुआ था 5 इंसर्जेंट ग्रुप्स ऑफ असम के। ठीक है, असम सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने मिलके इसको क्या करा था, सुलझाया था। इसमें जो 5 मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, KLNLF, PDCK, UPLA, KPLT एंड KLF, इन्होंने अपने आर्म्स और जो एम्यूनेशन थे वो सरेंडर कर दिए थे। और उसके बाद जो सिंपल रूप से जहाँ जैसे बाकी के लोग रहते हैं वैसे इन्होंने भी रहना स्टार्ट कर दिया था। मतलब एक तरह से जो इनका जो स्ट्रगल था या जो भी इनकी डिमांड्स थी वो गवर्नमेंट ने पूरी कर दी थी। फिर बात करते हैं बोडो एकॉर्ड 2020। इसके अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो असम गवर्नमेंट और बोडो के ग्रुप ने, इंक्लूडिंग ऑल द फैक्शंस ऑफ द मिलिटेंट नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, इन्होंने एक नया अकॉर्ड साइन किया था जिसको किस नाम से जाना गया, साइन द बोडो अकॉर्ड। इसके अंदर क्या था कि जो रिनेम किया गया था, रीनेम द बोडो लैंड टेरिटरी एरिया डिस्ट्रिक्ट, BTAD को रीनेम किया गया था एज बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन। ठीक है, इस नाम से इसको क्या कर दिया गया था, चेंज कर दिया गया था, रीनेम कर दिया गया था असम के अंदर। तो इनकी भी जो कुछ जितनी भी मांग थी गवर्नमेंट ने वो पूरी कर दी थी। फिर बात करते हैं ब्रू रियांग एग्रीमेंट 2020 की। इसमें भी कुछ कम्युनिटीज़ थी जो रहती थी नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर, लिविंग मोस्टली इन त्रिपुरा, मिजोरम और असम के अंदर। इन त्रिपुरा दे आर रिकॉग्नाइज्ड एज पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। तो सेंटर, द गवर्नमेंट ऑफ मिजोरम एंड त्रिपुरा एंड द लीडर ऑफ ब्रू ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने चारों ने मिलके एक एग्रीमेंट साइन किया गया जिसका क्या नाम था, ब्रू रियांग एग्रीमेंट 2020 के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात की गई थी कि जो होम मिनिस्ट्री है वो पूरा एक्सपेंडिचर उठाएगी इनकी सेटलमेंट का त्रिपुरा के अंदर। फिर बात करते हैं NLFT एंड त्रिपुरा एग्रीमेंट 2019। तो यहाँ पे नेशनल लिबरल फ्रंट ऑफ त्रिपुरा हैज़ बीन बैंड अंडर UAPA सिंस 1967। 1967 से 1997 तक उनको बैन किया हुआ था, क्योंकि वो काफ़ी वेरियस जो मूवमेंट्स ऐसी थी जहाँ पे वो वायलेंस के अंदर इन्वॉल्व थे और ऑपरेट करते थे इंटरनेशनल बॉर्डर्स से। तो उन्होंने 2019 में गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट कर लिया और उनके 28 कैडर्स ने 44 वेपन्स के साथ में गवर्नमेंट को सरेंडर कर दिया। फिर अभी रिसेंट में गवर्नमेंट ने रोल बैक किया आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट यानी कि AFSPA को। गवर्नमेंट विड्रॉ द AFSPA फ्रॉम ए लार्जर पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंक्लूडिंग द वोल ऑफ त्रिपुरा एंड मेघालय। इन अरुणाचल प्रदेश, अभी भी अरुणाचल प्रदेश की 3 डिस्ट्रिक्ट्स में अभी भी लागू है, जो इसको भी इन फ्यूचर शायद हटा लिया जाएगा। अभी बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट के अंदर गवर्नमेंट की क्या क्या स्कीम्स अभी स्टार्ट हो रखी हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो वहाँ पे भारतमाला परियोजना लागू है। ऊपर से रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम यानी कि उड़ान, उस पर भी काम चल रहा है। कनेक्टिविटी की बात करें तो काला कालाधन मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट
फिर इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे, इस पे भी काम वहाँ पे चल रहा है। टूरिज़्म की स्कीम की बात करें तो स्वदेश दर्शन स्कीम और जो बाकी की अदर स्कीम रहेगी लाइक डिजिटल नॉर्थ ईस्ट विजन 2022 और नेशनल बैम्बू मिशन, जिनके बारे में हम डिटेल में पहले की क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा एमआरए वैक्सीन थेरेपी से रिलेटेड है। रिसेंटली क्या है ना, एक ट्रायल चल रही थी मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड के ऊपर, इनकी एक वैक्सीन के ऊपर। उस वैक्सीन का क्या नाम है, mRNA 4157/V940 वैक्सीन। और किसके द्वारा बनाएगी, ये बनाएगी मॉडर्ना एंड MSD कंपनी के द्वारा। और इस थेरेपी को, इस वैक्सीन को किस थेरेपी के साथ में यूज़ किया गया, तो इम्यूनोथेरेपी ड्रग है कीट्रूडा, इसके साथ में मिला के इस वैक्सीन को पेशेंट को दिया गया, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छे रिजल्ट निकल के आए स्किन कैंसर के अंदर। और सबसे बड़ी बात क्या है ना इस वैक्सीन की, ये है टेलर मेड फॉर एवरी पेशेंट। मतलब जैसे टेलर हर एक जो, जैसे हम कपड़े सिलवाने जाते हैं तो टेलर हर एक का नाप लेके उसके साइज़ के अकॉर्डिंग बनाते हैं, ना कि ऐसा कि सबके एक साइज़ के लिए उसने बना के रख दिए और जिसको जो साइज़ आ रहा है वो लेके जाओ, नहीं। तो ये स्पेसिफिकली डिज़ाइन की जाती है हर एक पेशेंट की, है ना। उसके लिए रिसर्चर्स क्या करते हैं ना, जो पेशेंट है उसका एक ट्यूमर का हिस्सा, उसके कुछ सैंपल और उसके हेल्दी टिश्यूज़ के कुछ सैंपल लेते हैं, और जो उसकी कंडीशन है, जिस स्टेज के अंदर वो पहुंचा हुआ है, उस हिसाब से उसको डिकोड करके, उसकी जेनेटिक सीक्वेंस को डिकोड करके फिर उसकी लिए वैक्सीन तैयार की जाती है। और ये वैक्सीन का रिजल्ट करीबन करीबन एडवांस स्टेज के अंदर भी 44% रिस्क कम कर देता है कैंसर से मरने वालों की। तो यहाँ पे बात करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ वैक्सीन। तो कितनी तरह की वैक्सीन्स होती हैं, पहली तो है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन क्या, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है पहले प्रीलिम्स के अंदर। तो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन के अंदर क्या होता है, किसी भी जर्म को मार दिया जाता है ना। और उस जर्म को, देखो हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम है, और इम्यून सिस्टम हमारा एक आर्मी की तरह काम करता है। मतलब कोई भी बाहर से हार्मफुल बैक्टीरिया वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर होगा तो वो आर्मी की तरह उसको ख़त्म कर देगा, है ना। और इस वैक्सीन के अंदर हम क्या करते हैं, पहले ही हम वो जो जर्म जिसके खिलाफ हमको कार्रवाई करवानी हमारी पेट के अंदर, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूँ। तो जैसे ही हम इस जर्म को हमारे पेट के अंदर भेजेंगे, वैक्सीन लगाएंगे, तो वहाँ पे जाते ही जो हमारा क्या है, बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो उसको रिकॉग्नाइज़ कर लेगा, ठीक है। उसको पता लग जाएगा कि इसी के ऊपर अटैक करना है हमको, है ना। और इन फ्यूचर भी हमको इसी पे अटैक करना है, तो इस तरह से इसको पहचान के वो रख लेगा। जैसे यहाँ पे पुलिस क्या करती है, मुजरिमों के पूरा डेटाबेस बना के रखती है, सबकी फ़ोटोज़ वहाँ पे लगी होती हैं कि किसने कौन सा जुर्म किया है और कब उनको फ्यूचर में उसको पूरा डिटेल रखती है। तो वैसे ही हमारी बॉडी भी ऐसे ही काम करती है। अगर उसको एक बार बता दिया जाए कि इस जर्म को एंटर होते ही आपको अटैक करना है, तो सेम थिंग ये वहाँ पे करने लग जाती है। तो यहाँ पे क्या है ना, हम जो डेड वायरस है, जो डेड जर्म है, उसको बॉडी के अंदर पहुँचाते हैं, और वहीं पे जाते ही हमारी बॉडी इसके खिलाफ काम करने लग जाती है। तो इस तरह से ये वर्क करती है। लेकिन जो ये है ना, जो डेड वाली है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, ये इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, ठीक है। तो इस वजह से इनके लिए बूस्टर डोज दी जाती है। और बेसिकली इसके अंदर कौन कौन सी वैक्सीन्स, मतलब कौन कौन सी बीमारियों के लिए वैक्सीन है, पहली होगी हेपेटाइटिस ए, फिर फ्लू, पोलियो और रेबीज़ की वैक्सीन इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन से बनती है, मतलब इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स होती हैं। फिर बात करते हैं लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन। इसके अंदर क्या है ना, जिंदा जो जर्म है वो बॉडी के अंदर भेजा जाता है। जिंदा मतलब इन द सेंस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता कहीं कि भाई वो पहले जाते ही बैंड बजा दे, ठीक है, हमारे इम्यून सिस्टम की। उसको वीक कर दिया जाता है, और वीक करते ही उसको वैक्सीन के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर भेज दिया जाता है। तो बॉडी के अंदर जाते ही क्या है, हमारा इम्यून सिस्टम उसको पकड़ेगा, पहचानेगा और उसको ख़त्म करना स्टार्ट कर देगा। इन फ्यूचर भी अगर वो कहीं से हमारी बॉडी के अंदर घुसा तो फिर वो बचने का नहीं है। अब बात करते हैं मैसेंजर आरएनए। ये भी एक तरह से क्या करती है, वैक्सीन बॉडी के अंदर जाते ही प्रोटीन्स को ट्रिगर कर देती है, और जिससे हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को पता लग जाता है कि भाई इस तरह का प्रोटीन अगर हमारी बॉडी में आता है, उसको पकड़ना है और उसको ख़त्म करना है, न्यूट्रलाइज करना है। और यही काम किया गया था कोविड-19 की वैक्सीन्स के अंदर में। और ऐसे ही और भी बाकी की वैक्सीन्स है, एक टॉक्सोइड वैक्सीन होगी, इसके अंदर एक हार्मफुल प्रोडक्ट या फिर कोई भी जर्म है जो टॉक्सिक है, उसको बॉडी के अंदर भेजा जाता है, मतलब स्मॉल अमाउंट के अंदर।
तो जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर जाएगा इम्यून सिस्टम उसको भी पहचान लेगा, ठीक है, और फ्यूचर के लिए उससे प्रूफ हो जाएगा, पहले ही रेडी रहेगा कि इस तरह का जर्म आते ही या फिर इस तरह का कोई भी टॉक्सिन हमारी बॉडी में आ गया तो हमको एंटीडोट बना के रखनी है, उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, है ना। तो इस तरह से इस चीज़ की भी वैक्सीन्स हैं। और इसमें कौन कौन सी वैक्सीन आती हैं, एक तो डिप्थेरिया की आती है और एक टेटनस की आती है। वायरल वेक्टर वैक्सीन ये भी आप एक बार को पढ़ लेना, सेम थिंग, सबका एक ही काम है, पेट में जाते ही हमारे जो बॉडी के अंदर जाती है हमारे इम्यून सिस्टम को बताना कि इस तरह का वायरस आने वाला है और उसके खिलाफ आपको रेडी रहना है। ये थी आज की हमारी क्लास, बताइएगा कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस बनाने में। और इस क्लास की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पेज पे मिल जाएगी जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।